हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे हम। देखिए, द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू दो समान आवेश हैं और विपरीत प्रकृति के हैं, तो ये एक द्विध्रुव बन गया है। इस द्विध्रुव की अक्ष पर, ये अक्ष है इसकी, इधर भी अगर बढ़ाना चाहें तो ये अक्षीय रेखा होगी, इसको अक्षीय रेखा कहते हैं। अक्षीय रेखा। इस अक्ष पर किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये P बिंदु हमने अज्यूम किया कि केंद्र से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। केंद्र से R दूरी पर है, तो यहाँ माइनस Q से कितनी दूरी पर होगा ये, R प्लस A, और ये प्लस Q से कितनी दूरी पर होगा, R माइनस A। ये A डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये है 2A टोटल है। A O से B के बीच की डिस्टेंस है, B के बीच की दूरी A, तो R माइनस A B से P के बीच की दूरी, और R प्लस A से P के बीच की दूरी होगी। अब हमने देखा कि प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, अज्यूम कर लिया हमने E1, और माइनस Q के कारण इस चार्ज की तरफ E2, इस आवेश माइनस Q की तरफ E2 होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और दोनों की दिशा विपरीत है, तो एक प्लस के कारण में से माइनस के कारण को माइनस कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता आ जाएगी। एक भी एक द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है। इसके केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम प्लस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बिंदु आवेश बिंदु P पर प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 इक्वल टू KQ अपॉन में दूरी कितनी है प्लस Q से R माइनस A का होल स्क्वायर। R माइनस A का होल स्क्वायर किस दिशा में है, B से P की दिशा में है, BP दिशा में। समीकरण 1। अब ऐसे ही बिंदु P पर इस माइनस Q के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बिंदु P पर माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू KQ अपॉन में दूरी कितनी है R प्लस A,
आर प्लस ए का होल स्क्वायर किस दिशा में है? पी से ए की दिशा में, माइनस की तरफ है, तो पी से ए की दिशा में। पी ए दिशा में होगा E2। अब कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E इक्वल टू, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इस तरफ है और डिवाइड में R माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो ये E1 E2 से ग्रेटर होगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2, दोनों की दिशा विपरीत है, तो E1 माइनस E2। अब E इक्वल टू, E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस में के क्यू अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई हमारे पास P बिंदु पर। अब हम एलसी इसमें से कॉमन ले लेंगे, के क्यू कॉमन ले लेंगे, तो E इक्वल टू के क्यू कॉमन आ गया, बचा क्या? R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू के क्यू। एलसीएम लेंगे इसका, R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर है। अब उसके बाद के क्यू कॉमन ही रहा, R माइनस ए R प्लस ए, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर खोला तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। यहाँ पर देखें R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2RA ऐड हो जाएंगे, के क्यू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये R स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, के क्यू इंटू में 2RA 4RA अपॉन में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2K, 4 को ब्रेक कर दिया 2, और यहाँ पर हमने Q इंटू में 2A 2 to 4, और ये R और बच गया R अपॉन में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। Q इंटू 2A P बन जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बन जाएगा 2K Q इंटू में 2A। अब उसके बाद 2K इसको P लिख सकते हैं और R अपॉन में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहाँ P इक्वल टू Q इंटू में 2A होता है। ये E की वैल्यू आ गई हमारे पास, E इक्वल टू 2। अब इसके बाद में हम देखें, यदि A इज लेस देन R हो तो इस A को हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। E इक्वल टू 2KPR अपॉन में R स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो R की पावर 4, एक R की पावर कैंसिल हो गई,
तो ये आएगा 2kp/r⁴। ये वैल्यू आएगी इक्वल टू 2kp/r⁴। अब सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में यहां पर देखें, जो -q से +q, -q से +q p सदिश इस दिशा में होगा, -q से +q की दिशा में, और e सदिश जो e सदिश होगा वो भी इसी दिशा में होगा। तो p सदिश और e सदिश एक ही दिशा में है, ये ध्यान रखें। अक्षीय रेखा पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों की दिशा एक ही होगी। तो E सदिश इक्वल टू 2kp सदिश r⁴। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश इक्वल टू 2kp सदिश r⁴ आएगा। तो यहां पर E, इसका मतलब E 1/r³ के समानुपाती होती है, 1/r³ के समानुपाती होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर 1/r³ के समानुपाती होगा। पहले हमें Q के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, +q के कारण, फिर -q के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। दोनों की दिशा विपरीत है तो इनको माइनस कर दिया, रिजल्टेंट परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारे पास कैलकुलेशन से निकल के आया ये वैल्यू। लास्ट में हमें a को नेग्लिजिबल मानकर छोड़ना है और ये वैल्यू आई 2kp/r⁴। अब नेक्स्ट देखते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु, निरक्षीय रेखा है, ये द्विध्रुव है, -q +q, इन दोनों के बीच में दूरी 2a। ये केंद्र है, केंद्र से पास होने वाली और अक्षीय रेखा, ये अक्षीय रेखा इसके लंबवत, अक्षीय रेखा के लंबवत ये निरक्षीय रेखा है। इसके किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी दिशा में होगा, इसको हमने E2 मान लिया, और +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, इसको हमने E1 मान लिया हमने। अब इसके घटक हम लेते हैं, E1 और E2 के घटक ले लें। तो E1 ये हमने कोण थीटा ले लिया, तो ये कोण भी थीटा ही होगा क्योंकि दो समान एंगल बनाएंगे। E1 का घटक लिया हमने
इधर ये थीटा, ये भी थीटा, ये संगत कोण है, ये एकांतर कोण है थीटा। E1 का घटक इधर E1 कोस थीटा, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कोस थीटा घटक होता है, और उसके लंबवत दिशा में साइन थीटा होगा, E1 साइन थीटा। ऐसे ही इसका E2 का ले, E2 कोस थीटा, और लंबवत दिशा में नीचे ये जो घटक होगा E2 साइन थीटा। अब E2 माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और प्लस क्यू के कारण E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E1 का घटक हमने E1 साइन थीटा, E1 कोस थीटा, और E2 का घटक E2 कोस थीटा, E2 साइन थीटा, ये घटक हो गए। अब हम निकाल रहे हैं बिंदु P पर प्लस क्यू, ए और बी, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन में, ये दूरी देखें हम कितनी दूरी होगी, ये हमने आर दूरी पर अज्यूम कर लिया। बिंदु P, ए भी एक द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है। इसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। R दूरी पर है तो ये दूरी A है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा BP और AP, BP इक्वल टू AP इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, BP और इधर AP के बराबर होगा। तो यहाँ पर बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र KQ अपॉन में दूरी कितनी होगी, BP, BP का स्क्वायर KQ अपॉन में BP की जगह अंडर रूट है और स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। किस दिशा में होगा ये, बी से P की दिशा में होगा, BP दिशा में, BP दिशा में होगा। BP दिशा में। ऐसे बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, माइनस क्यू के आवेश के कारण E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन में AP का स्क्वायर, और के क्यू अपॉन में AP, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर है तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, और ये किस दिशा में लगेगा, P से A की दिशा में, PA दिशा में। अब देखिए E1 और E2 परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा अलग अलग है, क्योंकि E1 व E2, क्योंकि E1 इक्वल टू E2, E1 व E2 परिमाण में
बराबर है, लेकिन दिशा अलग अलग है। अतः इन्हें घटकों में वियोजित करने पर E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर व विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1 sin थीटा E2 sin थीटा, जो घटक बने घटकों में वियोजित कर दिया हमने E1 और E2 को। उसके बाद E1 sin थीटा E2 sin थीटा बराबर है, एक दूसरे के बराबर है और विपरीत है। देखें, E2 sin थीटा इधर है, E1 sin थीटा इधर है, एक दूसरे के बराबर है और विपरीत है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और परिणामी विद्युत क्षेत्र E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और हमें मालूम है E1 इक्वल टू E2, दोनों परिमाण में बराबर है, तो इसका मतलब 2E1 cos थीटा। E1 E2 की जगह भी हमने E1 रख दिया, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा आ गया। अब हम इसके अंदर E1 की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो cos थीटा निकालें तो cos थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये समीकरण 3 ले लिया हमने। cos थीटा इक्वल टू किसकी होगा? यहाँ पर देखें cos थीटा a बेस आधार हो गया, आधार अपॉन कर्ण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू a आधार कर्ण कितना हो गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें इक्वल टू 2 E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू a अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए k इंटू में q इंटू 2a, 2 को इधर लेके आ गए, a अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक पावर और हाफ पावर 3/2 पावर। अब q इंटू 2a p लिख देंगे इसको, p अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, p इक्वल टू q इंटू 2a। अब उसके बाद हम वैल्यू रखें, इफ यदि a इज लेस देन r हो तो a की जो वैल्यू है, यानी मतलब जो डाइपोल ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव का जो साइज है बहुत कम है, r की तुलना में इनके विद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत ही कम है, r की तुलना में विद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है, तो a इज लेस देन r, इक्वल टू हम kp अपॉन में इस a को नेग्लिजिबल मान लेंगे, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुई, इक्वल टू kp अपॉन में r की पावर 3।
ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखें, जो P सदिश होगा वो इस दिशा में होगा, P सदिश माइनस Q से प्लस Q की तरफ, लेकिन यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो विपरीत दिशा में आ रहा है। तो सदिश रूप में अगर लिखना चाहें, सदिश रूप में E सदिश इक्वल टू माइनस के P सदिश अपॉन में आर क्यूब, के पी सदिश अपॉन में आर क्यूब, ये निरक्ष पर है, निरक्ष P सदिश इक्वल टू के पी सदिश अपॉन में आर क्यूब। ये विपरीत दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र इसमें निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा तो विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब ई अक्ष को देखें, ई अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है हमारे पास Kp अपॉन में आर की 2 Kp अपॉन में आर क्यूब ये आई थी, और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है Kp अपॉन में आर क्यूब है। अब 2 Kp अपॉन में आर क्यूब और ये Kp अपॉन में आर क्यूब, अगर दोनों को देखें तो ई अक्ष अपॉन में ई निरक्ष किसकी इक्वल होगा, 2 Kp अपॉन में आर क्यूब और Kp अपॉन में आर क्यूब कैंसिल होगा तो 2 के बराबर होगा। अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र और निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र है उनका अगर अनुपात ले तो 2 के बराबर होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं ई अक्ष इक्वल टू 2 इंटू ई निरक्ष। निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका दुगुना कर दें तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र होगा उतनी ही दूरी पर। बस इसमें ये ध्यान रखना है, जो E1 और E2 है, E1 की दिशा इस दिशा में होगी और E2 की दिशा माइनस की तरफ होगी। E1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में E1, इसके घटक लेंगे E1 sin थीटा और E1 cos थीटा, ऐसे ही E2 के घटक लेंगे E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और परिणामी जो विद्युत क्षेत्र आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आएगा। और E1 की जो वैल्यू है KQ अपॉन में BP इसकी दूरी निकालने के लिए a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, BP के बराबर। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा हुआ है, उसके ऊपर बल और बलाघूर्ण निकालना है। एक समान विद्युत क्षेत्र माना AB द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र
ई में रखा गया है, ई सदिश में थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश और विद्युत द्विध्रुव यहाँ रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ए बी। इसके ऊपर जो बल लगेगा इस विद्युत क्षेत्र के कारण, बताया था मैंने, माइनस क्यू के कारण जो विद्युत बल लगेगा वो कैसे लगेगा, इस तरफ माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वो इस तरफ क्यू ई सदिश, ऐसे ही प्लस क्यू पर जो बल लगेगा उसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा क्यू ई सदिश। ये विद्युत क्षेत्र से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर। इन दोनों के बीच की दूरी 2a, ये हमने कोई बिंदु ले लिया P, सबसे पहले हम इस द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा, द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, F सदिश इक्वल टू क्यू ई सदिश प्लस लग रहा है और ये माइनस दिशा में है तो माइनस क्यू ई सदिश इक्वल टू 0। तो द्विध्रुव पर जो परिणामी बल है, कुल बल या परिणामी बल कह सकते हैं, परिणामी बल 0 लगेगा, परिणामी बल 0 लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आता है विद्युत द्विध्रुव स्थानांतरीय गति नहीं कर सकता, नहीं करेगा। स्थानांतरीय गति यानी मतलब बल 0 है तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता क्योंकि परिणामी बल इसके ऊपर 0 लगा हुआ है। लेकिन दोनों बलों की दिशा, दोनों बल संरेखीय नहीं है, दोनों बल संरेखीय नहीं है। अतः एक बल युग्म द्विध्रुव पर कार्य करेगा, जिसके कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। विद्युत द्विध्रुव पर बल, परिणामी बल 0 है क्योंकि QE इस दिशा में, ये QE इस दिशा में, दोनों की दिशा विपरीत है तो 0 परिणामी बल होगा। तो इसका मतलब ये स्थानांतरीय गति नहीं करेगा क्योंकि परिणामी बल 0 है तो स्थानांतरीय गति नहीं होगी। लेकिन इनकी जो बलों की दिशा है एक संरेखीय नहीं है, दोनों बलों की दिशा, दोनों बल संरेखीय नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर एक बल युग्म कार्य करेगा, बल युग्म इसको रोटेट कराएगा
इसको आगे ट्रांसलेट, इसको घुमाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेके जाएगा। तो बल युग्म कार्य करेगा तो इसके, जिसके कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो बल आघूर्ण टो से रिप्रेजेंट करते हैं, टो से व्यक्त करते हैं। टो इक्वल टू किसी एक बल का परिमाण इनटू में बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। क्रिया रेखा ये है, ये इधर है, ये इधर है, इन दोनों के बीच में लंबवत दूरी ये होगी। तो एक बल का परिमाण कितना होगा, Q इंटू में Q P परिमाण होगा। क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, मध्य लंबवत दूरी, ये दूरी लंबवत होगी BP। BP हम निकालेंगे। देखिए BP इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हम साइन थीटा ले लें, साइन थीटा इक्वल टू BP अपॉन में AB, और BP की जगह साइन थीटा इक्वल टू BP होगा अपॉन में 2A, और BP इक्वल टू 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा होगा। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें। QE टो इक्वल टू QE इंटू में BP की वैल्यू 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा हो गई वैल्यू। अब उसके बाद QE, E अलग कर दिया हमने, Q इंटू में 2A साइन थीटा, Q इंटू 2A P हो गया, तो EP साइन थीटा, तो इक्वल टू EP साइन थीटा, या फिर क्या है PE साइन थीटा, तो इक्वल टू PE साइन थीटा। सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप में साइन थीटा है, साइन थीटा है, तो इसका मतलब तो सदिश इक्वल टू P सदिश क्रॉस E सदिश। अब ये जो बल आघूर्ण लगेगा ये किस दिशा में लगेगा, ये देखें। P सदिश ऐसे है, इस दिशा में P सदिश है, ऊपर की तरफ P सदिश, क्योंकि माइनस Q से प्लस Q की तरफ होगा P सदिश, और इसी तल के अंदर E सदिश है इस दिशा में। तो P सदिश से E सदिश की तरफ आ रहे हैं हम, एंगल थीटा, P सदिश से E सदिश की तरफ आ रहे हैं। अगर ये ऐसे होता तो ऊपर की तरफ टॉर्क लगता, लेकिन ये ऑपोजिट दिशा में है, तो जो बल आघूर्ण लगेगा तो वो नीचे की तरफ लगेगा। ये कोई तल है, इसके अंदर P सदिश इस दिशा में है, P सदिश इस दिशा में है, P सदिश इस दिशा में है, E सदिश इस दिशा में है, तो बल आघूर्ण नीचे की तरफ लगेगा, इस तल के P और E सदिश के तल के लंबवत। बल आघूर्ण तो की दिशा P सदिश व E सदिश के तल के लंबवत होती है। किस नियम के अनुसार होगा, दक्षिणावर्त पेच नियम।
दक्षिणावर्त पेच नियम लगा हुआ है। जैसे जैसे हम इसको इस तरफ घुमाएंगे तो नीचे की तरफ ये पेच जा रहा है। घुमा हम इस पेच को ऐसे रहे हैं, पेच नीचे की तरफ जा रहा है, तो वही दिशा नीचे की तरफ जो जाएगी वो दिशा है बल आघूर्ण की दिशा। पेच को ऐसे घुमा रहे हैं और ये पेच नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है तो बल आघूर्ण की दिशा भी नीचे की तरफ होगी। अगर हम पेच को यूं घुमाते हैं तो ऊपर की ओर आएगा, ये ऊपर की ओर ओपन होगा, खुलेगा, तो ये ऊपर की ओर इसकी बल आघूर्ण की दिशा होगी। अब इसकी कंडीशन देखें। थीटा अगर 0 डिग्री है, 90 डिग्री है और 180 डिग्री है तो क्या कंडीशन होगी? तो इक्वल टू पी साइन थीटा है, पहली कंडीशन है। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? तो इक्वल टू पी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 1, सॉरी 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन, इसका मतलब किस अवस्था में होगा? कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में होगा, साम्यावस्था में होगा। ये साम्यावस्था कैसी होगी? स्थायी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था में होगी। दूसरी कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90, तो इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो पी ई, तो मैक्सिमम अधिकतम होगा, बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तीसरी कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0, तो की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस अवस्था को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अस्थायी साम्यावस्था में होगा। ये स्थायी है, दोनों P और E एक ही दिशा में है, तो स्थायी साम्यावस्था, और ये अस्थायी साम्यावस्था होगी।